मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष और हम के अंतर्गत द्वितीय एपिसोड लेके आए हैं। ये जितने भी एपिसोड हैं हम सरलतम तरीके से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक और जल्दी समझ में आए और नए विद्यार्थियों को जो ज्योतिष के सीखना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों को और ऐसे भाइयों बहनों को जिनको ज्योतिष के प्रति रुचि है, जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक ज्योतिष जल्दी से जल्दी समझें और जल्दी से जल्दी सीख पाएँ। इसी अपेक्षा के साथ इस चैनल को प्रारंभ किया गया है और सरलतम तरीके में ज्योतिष की व्याख्या की गई है। आज के द्वितीय एपिसोड में हम आपको राशियों के बारे में जानकारी देंगे कि राशियाँ क्या होती हैं, कैसी होती हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जैसे किसी परिवार में किसी भी प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, कोई भी जातक जन्म होता है, उसके माता पिता, उसके नाना नानी, दादा दादी यह स्थानीय पंडित के पास जाकर तुरंत उसके राशि और नाम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और राशि का और नाम का जब जानकारी हो जाती है तो कुछ दिनों के पश्चात उसका नामकरण भी करते हैं। यह प्रथा हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। राशि कैसे देखी जाती है, नाम कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से किसी जातक की राशि और उसके नाम को जाना जाता है। आज मुख्य रूप से मैं राशियों के बारे में जानकारी दूंगा आपको विदित है कि 12 राशियां होती हैं। इस 12 राशियों में सबसे प्रथम राशि जो है वह है मेष राशि। मेष राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल होता है। द्वितीय जो राशि होती है वह वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तृतीय राशि जो होती है वह मिथुन होती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। चतुर्थ राशि जो होती है वह कर्क होती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। पंचम राशि जो होती है वह सिंह राशि होती है और सिंह राशि का स्वामी जो होता है वह सूर्य होता है। छठवीं राशि जो होती है वह कन्या राशि होती है और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। सातवीं राशि जो होती है तुला राशि होती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल ग्रह होता है। और नौवीं राशि जो हुई वो धनु राशि हुई। धनु राशि का जो स्वामी है वह गुरु होता है। उसके पश्चात 10वीं राशि आती है जो मकर होती है और मकर का जो स्वामी होता है शनि होता है। उसके पश्चात 11वीं राशि कुंभ होती है। कुंभ का भी जो स्वामी होता है वो शनि देवता होते हैं, शनि ग्रह होते हैं। और 12वीं राशि जो हुई वह 12वीं राशि मीन राशि होती है। मीन राशि जो है इनके स्वामी गुरु होते हैं। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 12 जो राशियां हैं यह 12 राशियों के अंतर्गत पूरे जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड को 12 राशियों में ज्योतिष के अंतर्गत बांट दिया गया है और इसके आधार पर क्या किया जाता है, फलादेश किया जाता है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है यहाँ कि हर व्यक्ति अपनी राशि को जानता है और राशि के हिसाब से अपने भविष्य को जानने का प्रयास करता है। आइए हम राशि के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आइए, पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी जैसे मैंने आपको बताया मंगल होता है, मंगल है और इसका भचक्र जो है वो 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। भचक्र से क्या अभिप्राय हुआ? सौर मंडल के बारे में आप सभी जानते हैं कि पूरा सौर मंडल है। इस सौर मंडल में सूर्य एक स्थिर ग्रह है और इसके चारों ओर जो अन्य ग्रह है
यह क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। इस सौरमंडल का जो आकार है यह अंडाकार या वृत्ताकार माना गया है और इसको ज्योतिष के अंतर्गत 360 डिग्री का माना गया है। इसमें ज्योतिष में इसको भचक्र कहा जाता है। तो ये जो भचक्र होता है यह कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है और इस 360 डिग्री को 12 राशियों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। 12 राशियों में जब हम इसको विभक्त करेंगे, 360 भागित 12 जब करेंगे तो एक राशि में कितना प्राप्त होगा, 30 डिग्री 30 अंश प्राप्त होगा। अतः भचक्र जो होगा वो क्या होगा, हर राशि का 30 डिग्री का होगा। एक राशि कितने डिग्री की होगी, 30 राशि की होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेष राशि कैसी राशि है, प्रथम राशि है। तो प्रथम राशि को 1 से 30 डिग्री तक का दिया गया भचक्र का मान है इसका, और यह राशि चंचल स्वभाव की है अर्थात चर राशि है। वर्ण जो है इसका लाल है, पुरुषलिंग की राशि है। इसका वर्ण जो होता है लाल होता है, पुरुषलिंग की राशि है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। ये जो राशि है मेष राशि, यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है और इसका तत्व जो है यह अग्नि तत्व है। इसका जो वर्ण है, वर्ग जो है वो क्षत्रिय है। इसकी जो प्रवृत्ति है वह पित्त प्रवृत्ति की है। इसकी जो प्रवृत्ति है वह पित्त प्रवृत्ति की है। और शरीर पर जो इसका प्रभाव होता है, यह शरीर पर इसका प्रभाव कैसा होता है, मस्तक पर प्रभाव होता है। शरीर पर इसका प्रभाव कैसा हुआ, मस्तक पर हुआ। और मुख्य फल जैसे हम इसका जानेंगे कि किस प्रकार से होगा, तो ऐसा जातक जिसकी राशि मेष है वो कैसा होगा, साहसी होगा, वह अपने मित्रों के प्रति दयालु होगा, वह स्वाभिमानी होगा, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, उसके अंतर्गत गुण पाए जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया कि 12 राशियां जो होती है वह बनाई गई है ज्योतिष के अंतर्गत। 12 राशियों में विभक्त किया गया है सौर मंडल को, और इसके अतिरिक्त सौर मंडल में कई तारे हैं। इन तारों के ग्रुप, एक वर्ग बनाया गया है, तारों का एक समूह बनाया गया है, उसकी आकृति भी अलग अलग है। इन तारों के समूह को क्या कहते हैं, हम नक्षत्र कहते हैं। और ये 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र होने के कारण इनको 12 राशियों में जब हम विभक्त करते हैं तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र आने पर इसमें 12 जो राशियां हैं, 12 राशियों में 2.25 नक्षत्र लेंगे तो 12 राशि के अंतर्गत 27 नक्षत्र पूर्ण हो जाते हैं। एक नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में कितने चरण हुए, 4 चरण हुए। और ऐसे 27 नक्षत्र में 4 चरण जब हम करेंगे तो 27 × 4 = 108। इसलिए हम जब कभी भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो 108 बार मंत्र का जाप करते हैं, ताकि वह ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों तक हमारी आराधना, हमारी स्तुति पहुँचे। तो 27 × 4 करके 108 क्या हुए, यह चरण सहित हुए। अब यहाँ पे देखेंगे मेष राशि। अब मेष राशि में जो 27 चरण है ना, 27 नक्षत्र है, उस नक्षत्र में से पहला जो आएगा अश्वनी नक्षत्र। इस अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण लेंगे, भरणी नक्षत्र के 4 चरण लेंगे और कृतिका का प्रथम चरण लेंगे। तो 4 + 4 = 1 बराबर कितने हो गए, 9। 12 में इस प्रकार से 9 चरणों को लेंगे हम। तो 12 में जब 9 चरणों को लेंगे तो 12 × 108 चरण कितने हुए हैं इसमें, 27 × 4 = 108। अर्थात यहाँ पे ये जो नक्षत्र है 9 चरणों में, 9 चरणों को हमने क्या कर दिया है, एक एक राशि के अंतर्गत विभक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से नक्षत्र जो है यह अश्वनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1 चरण यहाँ पर आएगा। इस पे मेष राशि। जब हम किसी भी चीज़ का फलादेश करते हैं तो फलादेश के अंतर्गत ये जो राशि है मैं बताया आपको, इसमें ये सारी चीज़ें कि राशि का स्वभाव कैसा है, इसका तत्व किस प्रकार का है, क्या अग्नि तत्व की है, क्या वायु तत्व की है, ये सारी चीज़ें जो है गणना के अंतर्गत ये जब हम विश्लेषण करते हैं
फलादेश करते हैं, तो फलादेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी राशि जो होती है वह है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी क्या हुआ? शुक्र हुआ। और इसकी जो भचक्र हुआ ये कहाँ से हुआ? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक यह क्या हुआ? इसका भचक्र हुआ। और यह राशि का स्वामी क्या हो गया? शुक्र का स्वामी हुआ, इसका स्वामी शुक्र हुआ। और इसका जो स्वभाव है वह स्थिर स्वभाव है। वृषभ राशि का स्वभाव स्थिर है। वृषभ राशि का जो वो शरीर होता है स्थूल होता है। वृषभ राशि शक्तिशाली माना गया है। इसका जो आकृति ली गई है वो शक्तिशाली ली गई है। इसका जो वर्ण होता है, कलर जो लिया गया है, श्वेत कलर का लिया गया है। स्त्रीलिंग की राशि होती है, स्त्रीलिंग की राशि होती है। इसीलिए जब भी फलादेश करते हैं तो वृषभ राशि में जो होता है ये शुक्र को क्या ग्रह माना जाता है? क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, तो शुक्र इसका कारक ग्रह होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ये सब जब हम एनालिसिस करेंगे किसी भी चीज़ का उसमें ये आते जाएगा। ये बहुत ज़रूरी और प्रारंभिक जानकारियाँ हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये श्वेत वर्ण हुआ, इसका स्त्रीलिंग हुई, इसकी निवास इसका दक्षिण दिशा में होता है। तत्व इसका पृथ्वी तत्व है। वर्ग इसका वैश्य है। प्रवृत्ति इसकी वात की होती है, वात प्रवृत्ति वाला है ये। और शरीर पर इसका प्रभाव चेहरा पे और मुखमंडल पे, कंठ पर इसका प्रभाव रहता है। मुख्य फल जो है, मुख्यतः जो इसका प्रभाव होता है और मुख्य फल जो देता है, यह व्यक्ति जो होता है वृषभ लग्न वाला वो शीतल स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है। यह स्वार्थी, थोड़ा स्वार्थी होता है इसका स्वभाव। यह बड़े बुद्धि से, बड़ी चतुराई से अपने कार्य को निकाल लेता है, सोच समझ कर कार्य करता है और अपने कार्य को अंजाम तक देता है। अब यहाँ पे नक्षत्र क्या आएंगे? इसमें नक्षत्र क्या आएंगे? नक्षत्र के अंतर्गत देखेंगे कृतिका का प्रथम चरण यहाँ पे हमने किसमें लिया? मेष राशि में लिया। तो कृतिका का कितने चरण बचे? 3 चरण। तो कृतिका के 3 चरण इसमें आएंगे। रोहिणी के 4 चरण आएंगे, 7 हो गए। मृगशिरा के 2 चरण आएंगे, मृगशिरा बचा। तो मृगशिरा के 2 चरण आने पर ये कितना हो गया? 9 का आंकड़ा हो गया। यहाँ पे 9 चरण आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गए आपके वृषभ राशि की बात हुई। अब तीसरी राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। और यह इसको क्या मिला? 60 से लेकर 90 तक का भचक्र में स्थान दिया गया। इसका जो स्थान दिया गया कितना दिया गया? 60 डिग्री से 90 डिग्री तक दिया गया। ये द्विस्वभाव राशि है, चर अचर दोनों मिक्स हुआ है। देखेंगे जब मिथुन राशि के फोटो आती है तो इसमें 2 नर और नारी इस प्रकार से 2 प्रकार का इसमें क्या किया जाता है? एक चिन्ह टाइप का आता है। इसका जो प्रतिनिधित्व है हरे रंग का है, हरा वर्ण इसका हरा है। और पुरुष लिंग की राशि है। ये जो मिथुन है पुरुष लिंग की राशि है। निवास इसका पश्चिम दिशा में है। तत्व इसका क्या है? वायु तत्व है, वायु तत्व है। वर्ण इसका शूद्र है। ये जो शूद्र मैं बता रहा हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति ही नहीं है, ये कार्य के आधार पर पुरातन जमाने में कार्य के आधार पर बांटा गया है। और उसी प्रकार से जो समाज की रक्षा कर रहा है, जो समाज के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर रहा है, समाज को अन्य लोगों से बचा रहा है, वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया। जो व्यापार कर रहा है, जो उद्योग धंधे को चला रहा है, वो वैश्य वर्ग हो गया। जो लोगों की सेवा कर रहा है, सेवा के कार्य में लगा हुआ है, वो शूद्र हो गया। तो इस प्रकार से वर्ण बांटा गया है। जिसने मंत्र पढ़ा, पूजा पाठ की, वह अलग वर्ण के हुए। तो यहाँ पे ये वर्ण जो बता रहा हूँ मैं, यह वर्ण कार्यों के आधार पर बनाए हुए वर्ण हैं। वर्ग शूद्र वर्ण त्रिधातु प्रवृत्ति की है। त्रिधातु प्रवृत्ति की है मतलब इसमें कफ पित्त वात जो है यह तीनों का सम्मिश्रण होता है। इसमें मिथुन राशि में जिसका स्वामी कौन है? बुध है। उस राशि में तीनों धातु की प्रवृत्ति पाई जाती है। गला, बाहों पर, फेफड़ों पर इसका क्या होता है? असर होता है। गले एवं बाहों पर बाह्य रूप से असर होता है और फेफड़ों में क्या होता है? आंतरिक रूप से असर इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। उष्ण स्वभाव की है, ये थोड़ा सा उष्ण स्वभाव होता है। विद्या के प्रति इनकी रुचि अच्छी होती है। शिल्प कलाओं में ये इनको निपुणता होती है। विद्या के प्रति रुचि क्यों होती है? क्योंकि ये मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन होता है? बुध।
बुध क्या करता है, पढ़ाई की ओर, व्यापार की ओर अपने को आकर्षित करता है। इसलिए ये जो जातक होंगे जिनकी राशि मिथुन है वो किस ओर रहेंगे, विद्या की ओर इनकी रुचि होगी। नक्षत्र के अंतर्गत जैसे हम आते हैं तो नक्षत्र में यहाँ पे मृगशिरा के 2 नक्षत्र हमने लिया, उसके पश्चात मृगशिरा के 2 नक्षत्र शेष है, तो इस राशि में मृगशिरा के 2 नक्षत्र आएंगे, आद्रा के 4 आएंगे, 6 हो गए, और पुनर्वसु जो है इसके 3 नक्षत्र आएंगे, तो 2, 4, 6 और ये पुनर्वसु के 3 कितने हो गए, 9। इस प्रकार से ये 9 इसमें आएंगे, 9 चरण इसमें आ गए। चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। इसमें जो चक्र में जो इसका स्थान है 90 से लेके 120 डिग्री तक का 90 में इसका जो स्थान है, चर स्वभाव की है अर्थात चंचल स्वभाव का है। ये गुलाबी कलर इसका जो है, रंग जो है ये गुलाबी वर्ण की है, स्त्रीलिंग की जाती है, ये स्त्रीलिंग है, और इसकी दिशा जो है वह उत्तर दिशा का स्वामी है, ये उत्तर दिशा का स्वामी होता है, और जल तत्व इसका है, जल तत्व प्रधान है, ये शुद्र है ये, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कफ प्रवृत्ति की होती है, और शरीर पे जो प्रभाव होता है वो वक्ष स्थल अर्थात छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, गुर्दे के ऊपर यह मुख्य रूप से प्रभाव करता है ना। और आंतरिक रूप से ये क्या करता है, हृदय को प्रभावित करता है। तो जब कभी भी हम देखेंगे किसी को क्षय रोग की बात आती है तो हम क्षय रोग के अंतर्गत सबसे पहले चंद्रमा के बारे में और भी बहुत सारे तथ्यों को देखने के पश्चात ही ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो जो चंद्रमा है यह किसी तरफ को बता रहा है, वक्ष स्थल को, पेट को, गुर्दे को, है ना, आंतरिक रूप से जो प्रभावित करता है वो हृदय को। इस प्रकार से यह कर्क राशि हुई। जो मुख्य रूप से इनका स्वभाव होता है सांसारिक उन्नति के प्रति यह प्रगतिशील होते हैं। जो संसार में जो प्रगति करना है, उन्नति करना है, उसके लिए हमेशा प्रगतिशील होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, समय के प्रति सजग होते हैं, ये समय को बड़ा महत्व देते हैं, समय के प्रति ये लेट लतीफ नहीं करते, और इनके अंदर जो एक स्वभाव होता है लज्जा का, विवेक का, ये लज्जा और विवेक स्वयं इनके पास होती है। कर्क राशि के अंतर्गत नक्षत्र के बारे में जो चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो इसमें पुनर्वसु के 3 चरण जो है ये किसमें आ गए हैं, मिथुन राशि में आ गए हैं। अंतिम चरण जो है ये कर्क राशि में आएगा, जो है ना पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, और आश्लेषा नक्षत्र जो है इसके 4 चरण। इस तरीके से ये 9 चरण जो है यह कर्क राशि के अंतर्गत आएंगे। आज मैंने आपको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, इन 4 राशियों के बारे में जानकारी दी है। शेष 8 राशियाँ जो बची हुई हैं, सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक, इसकी जानकारी मैं अगले एपिसोड में आपको दूंगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह अच्छी लगी जानकारी तो आप लाइक के बटन अवश्य दबाइए, शेयर करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए इसको,